अपनी करुणा का जल तू कहे कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। थी हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना। हाँ, ऑनलाइन पे ऑडियो वीडियो क्लियर है। हाँ, लोकेश कुमार, आदित्य, ओके, यस, आयुष, हाँ, यस सर, यस सर। चलो आ जाओ बेटा। पिछली क्लास में मैं आपको केसेस बता रहा था, है ना? शायद केस नंबर फर्स्ट किया था अपन ने और उसका स्पेशल केस भी देख लिया था, है ना? आ जाओ केस सेकंड। केस सेकंड, केस सेकंड में लिखे बेटा हो, लिखो केस सेकंड में। हाँ बेटा हो, चले। केस सेकंड में लिखे डिफरेंट शेप, डिफरेंट सॉलिड शेप, डिफरेंट सॉलिड शेप। डिफरेंट सॉलिड शेप कौन कौन से? ब्रैकेट में लिख लो, क्यूब, क्यूब, सिलेंडर, स्फेयर और डिस्क। डिफरेंट सॉलिड शेप, क्यूब, सिलेंडर, स्फेयर, डिस्क। डिफरेंट सॉलिड शेप, क्यूब, सिलेंडर, स्फेयर, डिस्क of same material, of same material and same volume, of same material and same volume, of same material and same volume। लिख लिया बेटा? हाँ, आ जाओ। और लिखना चाहो तो इसमें लिख लो, वो अपन ने लिखा था टी टी नोट ई आर सेम एंड टी टी नोट ई आर सेम। क्या था ना अपने? टी टी नोट ई आर सेम, ई आर एमिसिविटी, है ना? टी टी नोट ई आर सेम। अब बेटा एक बार बताओ, टी टी नोट ई आर सेम तो आर एच किस पर डिपेंड करेगा? है, अरे बोला था ना पिछली क्लास में, सरफेस एरिया, एरिया नहीं सरफेस एरिया। और आर एफ किस पर डिपेंड करेगा? ए अपॉन एम एस पर। अरे है ना? अब बेटा सुनो, मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था, यहां पर हीट कैपेसिटी चारों की सेम है। क्यों? देखो, चारों का मेटेरियल सेम, डेंसिटी सेम और वॉल्यूम सेम। डेंसिटी सेम, वॉल्यूम सेम तो मास सेम, और मेटेरियल सेम तो स्पेसिफिक भी सेम। तो ओवरऑल हीट कैपेसिटी होता है एमएस। मास सेम, स्पेसिफिक सेम, तो फिर हीट कैपेसिटी सेम होगा कि नहीं होगा? हीट कैपेसिटी, हीट रखने की कैपेसिटी, तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि चारों को अभी हीट कैपेसिटी, पिछली क्लास में था ना, एक बड़ा स्फीयर छोटा स्फीयर, तो दोनों का मास डिफरेंट, तो हीट कैपेसिटी बड़े मास की ज्यादा, तो उसका आरएफ कम, याद है? पर यहां पर चारों का मास सेम, स्पेसिस सेम, हीट कैपेसिटी सेम, तो चारों को उस 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचाने के लिए बराबर कंटेंट हीट दी गई है। मतलब इस क्वेश्चन में, इस केस में चारों बॉडी का जब जहां से ठंडा करें वहां पर टेम्परेचर 100 डिग्री से 100 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस है, और कंटेंट हीट भी सेम है, 100 कैलोरी 100 कैलोरी 100 कैलोरी 100 कैलोरी।
कंटेन हीट भी सेम है। यानी अब जो ज्यादा हीट एमिट करेगा वही पहले ठंडा होगा, जो ज्यादा हीट एमिट करेगा वही पहले ठंडा होगा। अरे है ना। तो बेटा यहां पर सबसे ज्यादा हीट एमिट कौन करेगा? जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। तो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा, जिसका आरएच ज्यादा, सरफेस ज्यादा उसका आरएच ज्यादा, और आरएच ज्यादा उसका आरएफ भी ज्यादा। देखो अब मैं इसको प्रूव कर दूं। बेटा यहां पर सरफेस एरिया आरएच के प्रोपोर्शनल होता ही है, क्योंकि टी नॉट ईआर सेम है। अरे है ना, टी नॉट ईआर सेम है, तो आरएच ए के प्रोपोर्शनल, आरएफ ए अपॉन एमएस के। मास को मैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख सकता हूं। बेटा दोनों का मटेरियल सेम, चारों का मटेरियल सेम और वॉल्यूम भी सेम, तो हीट कैपेसिटी तो मेरे बेटा आरएफ भी सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब जिसका सरफेस एरिया ज्यादा उसका आरएच और आरएफ ज्यादा। चारों में बताओ सरफेस एरिया किसका ज्यादा? एट द सेम मास कंडीशन, चारों का मास सेम है ना, एट सेम मास कंडीशन, सेम मास कंडीशन में सबसे ज्यादा सरफेस एरिया किसका है, ये आपको बताना है। सोच लो अपना अपना आंसर। सोच लिया? सबसे ज्यादा सरफेस किसका है? सबसे ज्यादा सरफेस एरिया क्यूब का है, कौन बोलता है? सबसे ज्यादा सरफेस एरिया सिलेंडर का है, कौन बोलता है? सबसे ज्यादा सरफेस एरिया स्फेयर का है, कौन बोलता है? और सबसे ज्यादा सरफेस एरिया डिस्क का है, कौन बोलता है? ध्यान दो, मम्मी जो है रोज सुबह शाम आटा गूंथती है, और आटा गूंथने के बाद गीले आटे को एक साइड रखती है, और उस गीले आटे में से एक पार्ट तोड़ती है और उसको ऐसे ऐसे करके गोला बना देती है। वो कहलाता है लोई, लोई बोलते ना, लोई एक गोला बना देती। मान लो वो लोई जो है वो 2 सेंटीमीटर रेडियस की है, 2 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा होता है पर मान ले 2 सेंटीमीटर, डायमीटर 4 सेंटीमीटर, रेडियस 2 सेंटीमीटर। अब वो जो मम्मी ने गोला बनाया उसका सरफेस एरिया कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर, और रेडियस मैंने 2 सेंटीमीटर ली है। पाई को 3 ले लो, 4 पाई, पाई को 3 ले लिया तो 4 इंटू 3, और 2 का स्क्वायर, रेडियस 2 सेंटीमीटर, 2 का स्क्वायर तो 12 इंटू 4 कितना हो गया? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। मम्मी ने जो गोला बनाया उसका सरफेस एरिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मम्मी ने उसको रखा और बेल दिया, सेम मास, उसको बेल दिया तो बोलो क्या बन गया? डिस्क। चपाती मतलब डिस्क। ऊपर का पाई आर स्क्वायर, नीचे का पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। अब नॉर्मल घर में, नॉर्मल, ठीक है, एबनॉर्मल बात नहीं कर रहे, हम तो रुमाली रोटी खाते हैं, है ना। नॉर्मल अपन ज्यादा साइज इंक्रीज नहीं कर रहे। 2 सेंटीमीटर रेडियस का गोला था ना, उससे 5 सेंटीमीटर रेडियस की चपाती बना दी, बस 2 से 5 बन जाएगी, है ना। 5 इतना सा होगा, 10 इतना हो जाएगा। इतनी बड़ी चपाती तो होती है, होती नहीं होती? हाँ, तो 5 सेंटीमीटर रेडियस की चपाती बना दी भैया। अब 5 सेंटीमीटर रेडियस की बना दी तो 2 पाई आर स्क्वायर, पाई को फिर 3 ले लो, 2 इंटू पाई, 2 पाई एंड 2 इंटू 3, और 5 का स्क्वायर 25 इंटू 6, 150, 150 होगा कि नहीं होगा? स्फेयर में सरफेस एरिया 48 और डिस्क में 150, और अगर चपाती और बड़ी बना दो तो और सरफेस एरिया। बेटा डिस्क में सारा मास सरफेस पर होता है, इसलिए डिस्क का सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होगा। जितना ज्यादा मास सरफेस पे होगा सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? जबकि स्फेयर में सारा मास अंदर होता है, सरफेस बनाने वाला मास बहुत कम होता है, इसलिए स्फेयर का सरफेस एरिया सबसे कम होता है। तो सबसे ज्यादा सरफेस एरिया डिस्क का, या यूं बोलूं सेंट्रो मास से दूर तक जितना ज्यादा मास फैला होगा सरफेस एरिया उतना ज्यादा। तो सबसे ज्यादा सरफेस एरिया किसका? डिस्क का। सबसे ज्यादा सरफेस एरिया डिस्क का, क्योंकि डिस्क में सारा मास सरफेस पे होता है। उससे कम सिलेंडर, सिलेंडर लेंथ में फैला हुआ है, ठीक है। उससे कम क्यूब, क्यूब 8 कॉर्नर साइड में फैला हुआ है, उसके 8 कोनों में फैला हुआ है। और सबसे कम सरफेस एरिया स्फेयर का होता है ना। आपने सरफेस टेंशन में पढ़ा होगा, वाटर ड्रॉप्स स्फेरिकल क्यों होती है? क्योंकि मिनिमम सरफेस एरिया लेने के लिए, मिनिमम सरफेस एरिया गेन करती हैं वो, इसलिए स्फेरिकल होती है। इसलिए स्फेयर का सरफेस एरिया सबसे मिनिमम होता है कि नहीं?
बात समझ में आ गई? और मम्मी घर पे चपाती क्यों बनाती है? बाटी बना लेती है रोज, बाटी को सेकने में टाइम लगता है, पर चपाती का सरफेस एरिया ज्यादा तो जल्दी सीख जाती है, छट छट छट, है कि नहीं? तो ओवरऑल डिस्क का सरफेस एरिया सबसे ज्यादा। तो मेरे बेटा आर एच और आर एफ मैक्सिमम किसका? डिस्क का। डिस्क का आर एच आर एफ सबसे ज्यादा होगा। और आर एच आर एफ मिनिमम किसका? आर एच आर एफ मिनिमम ये स्फेयर का। हुज कूलिंग रेट इज फास्टेस्ट? डिस्क। हुज कूलिंग रेट इज स्लोवेस्ट? ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन। हुज कूलिंग रेट इज स्लोवेस्ट? स्फेयर। अरे है ना? कौन सबसे पहले ठंडा होगा? डिस्क। अरे है कि नहीं? अरे नानी दादी कप में चाय पीती है तो उसका सरफेस कम है, उसको हिला देती है, हिलाते चीनी की प्याली में डालते सरफेस बढ़ जाता है, तो ओवरऑल जल्दी ठंडी हो जाती है। चले नोट कर लो जल्दी से। लिख लिया? हाँ बेटा आ जाओ, केस नंबर थर्ड। चले बेटा, बोलो केस नंबर थर्ड। हाँ केस नंबर थर्ड में लिखो। लिखो ए सॉलिड एंड ए होलो स्फेयर। केस नंबर थर्ड में लिखे ए सॉलिड एंड स्फेयर। अभी तक एक भी होलो बॉडी नहीं ली, अब होलो ले रहा हूं। ए सॉलिड एंड ए होलो स्फेयर, ए सॉलिड एंड ए होलो स्फेयर of same material, of same material, a solid and a hollow sphere of same material and same radius, of same material and same radius। मिटा दूं? a solid and a hollow sphere of same material and same radius। अब बेटा ध्यान से सुनो, बेटा एक बात ध्यान से सुन लो, अगर एक सॉलिड एक होलो हो तो बेटा उनकी डेंसिटी कंपेयर मत करना, उनका मास कंपेयर करना। क्योंकि एक सॉलिड एक होलो है तो होलो के अंदर तो डेंसिटी जीरो है, खोखला है अंदर से, तो डेंसिटी जीरो। तो जब भी एक सॉलिड एक होलो हो तो उनका मास कंपेयर करें, डेंसिटी कंपेयर ना करें। यानी ओवरऑल मास की फॉर्म में ही फॉर्मूला लाना, उसी के फॉर्म में देखना। अब आ जाओ ध्यान से सुनो, पहले वर्बली सोचते हैं। बाकी टी टी नोट यार सेम है ही सही दोनों गोलों का, दोनों को सेम टेम्परेचर सराउंडिंग टी तक गर्म किया, सेम सराउंडिंग टी नोट में ठंडा कर रहे हैं, और दोनों की सरफेस फिनिशिंग ई आर सेम है। ई आर सेम का मतलब मेटल सेम नहीं, ई आर सेम का मतलब फिनिशिंग सेम, ये मैं बात कर चुका हूं। बेटा ये दोनों गोले यहां रखे हुए हैं, ये रखे दोनों गोले, मेरी आंखों से देखो, दिख रहा है? दिख रहे ना? नहीं दिख रहे? अरे मेरी आंखों से देखो रे, अपनी आंखों से मत देखो। हाँ तुम रहोगे पक्के वही दुष्टी। हाँ मतलब इतने से बात को गुरुजी कहे तो मानोगे नहीं, मतलब बेकार है जीवन। हाँ तो फिर आंखें निकाल के दो, ये क्या दो, ये क्या है? आज तक किसी वेज ने कहा हाँ सर मान गए, ऐसे जवाब आया, और इस वेज में आते ही निकाल के दो। माँ कंडम बेचे है, मतलब है, समझ में आ गया मुझे। मतलब आपकी आंखें भी निकालेंगे, वहां तो अंगूठा काट के दिया था, यहाँ गुरुजी की आंखें ले लो, है ना? वहां ने भैया कलयुग के हो तुम पक्के वाले। तो बेटा दोनों गोले यहाँ रखे हुए हैं, रखे हुए हैं, बंद कर ले आंखें, नहीं दिख रही तो तेरे को। तो दोनों गोले यहाँ रखे हुए हैं,
अब बेटा यहां गौर से देखो, दोनों की फिनिशिंग एक जैसी, ईआर सेम, मतलब दोनों चमकते हुए गोले हैं, है ना। दोनों स्फेरिकल हैं, शेप सेम, रेडियस सेम है, साइज भी सेम, तो मेटेरियल सेम, दोनों कॉपर के बने हैं, तो बेटा मेटेरियल सेम, फिनिशिंग ईआर सेम, तो फिनिशिंग सेम, शेप सेम, साइज सेम, बिल्कुल बाहर से देख के आप बता ही नहीं सकते कौन सा सॉलिड है कौन सा होलो है। अरे है ना, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे रहे, चमकते हुए कॉपर के गोले, दोनों की शेप साइज सेम है। अब बेटा पर जैसे ही जो उठाऊंगा, अरे ये भारी है, ये हल्का है, मतलब ये वाला क्या है, होलो, और ये सॉलिड। अरे है कि नहीं। तो बेटा बाहर से देखने पे आपको महसूस नहीं होगा कौन सा सॉलिड कौन सा होलो, पर जब उठाएंगे तो सॉलिड अंदर से भरा हुआ है, तो उसका मास ज्यादा और होलो का मास कम, या मास डिफरेंट है। अरे है कि नहीं। तो यहां क्वेश्चन में हिडन है ये चीजें, ये आपको पहचाननी पड़ेगी। एक सॉलिड एक होलो, मेटल सेम, रेडियस सेम, तो डेफिनेटली सॉलिड भारी होगा, उसका मास ज्यादा होगा। अब बेटा एक बात बताओ, यहां पर मास ज्यादा सॉलिड का, तो सॉलिड की हीट कैपेसिटी ज्यादा, क्योंकि इसमें हीट कैपेसिटी एमएस, दोनों का एस सेम पर मास सॉलिड का ज्यादा, तो हीट कैपेसिटी ज्यादा सॉलिड की। तो सॉलिड को उस 100 तक पहुंचाने के लिए, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचाने के लिए हीट ज्यादा देनी पड़ेगी, होलो को उस 100 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंचाने के लिए हीट, तो दोनों 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हैं, पर कंटेंट हीट सेम नहीं है। हीट कैपेसिटी, हीट रखने की कैपेसिटी, बोलो किसकी ज्यादा। तो सॉलिड को 100 कैलोरी हीट दी, तब वो 100 डिग्री टेम्परेचर पे पहुंचा, होलो को केवल 40 कैलोरी हीट दी, वो 100 डिग्री टेम्परेचर पे पहुंच गया। अब ठंडा कर रहे हैं, अब बताओ किसका आरएच ज्यादा, दोनों का बराबर, क्योंकि बेटा दोनों का सरफेस एरिया, तो सरफेस सेम तो आरएच सेम, तो बेटा दोनों से 10 कैलोरी पर मिनट हीट एमिट हो रही है। होलो के पास, सॉलिड के पास 100 कैलोरी, 10 कैलोरी पर मिनट एमिट कराए, 100 कैलोरी हीट एमिट करनी है, 10 कैलोरी पर मिनट एमिट कराए, कितने मिनट में ठंडा होगा, 10 मिनट। होलो के पास 40 कैलोरी, 40 कैलोरी, वो भी 10 कैलोरी पर मिनट एमिट कराए, कितने मिनट में ठंडा होगा, कौन पहले ठंडा होगा, होलो, होगा कि नहीं होगा। तो होलो पहले ठंडा होगा, सॉलिड देर से ठंडा होगा, आंसर मिल गया। और आरएच दोनों का सेम, अरे है कि नहीं। तो आ जाओ यहां पर बात करें, बेटा सरफेस एरिया तो दोनों का सेम, क्योंकि रेडियस दोनों की सेम, तो मैं बोल सकता हूं आर एच इज सेम फॉर बोथ स्फीयर, बिकॉज रेडियस सेम, क्योंकि रेडियस उन दोनों की सेम है। अरे है ना, परंतु बेटा आर एफ में यहां मास वॉल्यूम टू डेंसिटी मत करना, क्योंकि डेंसिटी का पे नहीं करते, एक सॉलिड एक होलो। तो यहां सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई कॉन्स्टेंट में चला गया, और नीचे एम एस। बेटा यहां पर मास के इनवर्स, रेडियस दोनों की सेम है, मटेरियल भी सेम है, तो स्पेसिफिक भी सेम है, तो आर एफ ओनली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मास किसका ज्यादा, सॉलिड का मास ज्यादा है होलो से, अरे है कि नहीं। तो बेटा आर एफ सॉलिड का कम और होलो का आर एफ ज्यादा, और जिसका आर एफ ज्यादा होता है वही पहले ठंडा होता है। तो मैं बोलूं टाइम टेकन फॉर कूलिंग, बोलो ठंडा होने में टाइम किसको ज्यादा लगेगा, क्योंकि आरएफ टाइम के इनवर्स, आरएफ टाइम के इनवर्स, अरे है कि नहीं। तो बेटा जिसका आरएफ ज्यादा उसको टाइम कम, तो मुझे बताओ सॉलिड को टाइम ज्यादा लगेगा कि होलो को, सॉलिड को ज्यादा लगेगा कि होलो को, तो सॉलिड को टाइम ज्यादा लगेगा, कौन पहले ठंडा होगा, वही आंसर आ रहा है जो अपन ने अभी बात की। कोई डाउट, अंदर वाला सरफेस एरिया, अंदर से कहाँ एमिट करेगा, बाहर करना है एमिट तो टी नोट में, अंदर टी नोट थोड़ी है, एमिट तो बाहर इन्वायरमेंट में होगा। हो गया बेटा,
चले क्या? केस नंबर 4, केस नंबर 4, हाँ बेटा केस नंबर 4 में एक तरह से केस नंबर 4 में क्वेश्चन की फॉर्म में लिखवा रहा हूं, पर अभी तक अपने 3 केस लेते हैं, उसमें बॉडी थी 2 और उनका टेम्परेचर सेम लिया था टी, यानी टेम्परेचर लिया था 1, बॉडी 2, टेम्परेचर 1। पर अब मैं क्या करूंगा, बॉडी लूंगा 1 और उसका टेम्परेचर लूंगा 2। बॉडी का पहले टेम्परेचर इतना है तो आरएफ इतना है, अब टेम्परेचर इतना कर दूं तो आरएफ क्या होगा, तो बॉडी 1 टेम्परेचर 2। लिखो केस नंबर 4 क्वेश्चन फॉर्म में लिखवा रहा हूं, लिखो केस नंबर 4 डाल के लिखना। केस नंबर 4 लिखो, द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ ए स्फीयर, द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ ए स्फीयर, the rate of cooling of a sphere of 900 Kelvin, of 900 Kelvin, the rate of cooling of a sphere of 900 Kelvin in external environment of 300 Kelvin, in external environment of 300 Kelvin, in external environment of 300 Kelvin is 300 Kelvin is 16 degrees Celsius per minute, 16 degrees Celsius per minute. Now the temperature of the sphere reduced to, now the temperature of the sphere reduced to, now the temperature of the sphere reduced to 600 Kelvin, 600 Kelvin, then rate of cooling, then rate of cooling in same surrounding will be, in same surrounding will be, same surrounding will be। बताओ, बताओगे कि मैं बताऊं? बताओ तो जल्दी। जल्दी से। ओके बेटा, 8 3 8 बोल दे आंसर। क्या कर रहा है? 242 कहां से आ गया तेरा? ये 3 की पावर 3 नहीं है, 3 की पावर 4 है रे। अरे 3 और 3 क्या कह रहा है रे? 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर ले, 3 की पावर 4 है ना। हाँ मेरे बेटा, कितना आया? 3 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। किसका आंसर आ रहा है? ये बिल्कुल सही आंसर। आ जाओ बेटा, ई आर सेम, बॉडी एक ही है, कांस्टेंट है, एम सेम, एस सेम, ए सेम, ये सब कांस्टेंट क्योंकि बॉडी एक ही है कि नहीं? तो बेटा आर एफ जो है, आर एफ यानी बोले तो डी थीटा बाई डी टी,
वो एक तरह से टी की पावर 4 और टी नोट की पावर 4 इसी पे डिपेंड करेगा, है कि नहीं। अब आ जाओ, यहां पर मैं बोलूं RF1 अपॉन RF2 इज इक्वल टू T1 की पावर 4 टी नोट की पावर 4, और ये T2 की पावर 4 माइनस टी नोट की पावर 4, रख दो वैल्यू। RF1 हो गया 16, RF2 निकालना है। इनिशियल टेम्परेचर 900 और ये सराउंडिंग 300 और ये 600 और ये 300 की पावर 4। बेटा 900 3 इंटू 300 तो 3 की पावर 4 300 की पावर 4, 300 की पावर 4 कॉमन होगा कि नहीं होगा, और ये 2 की पावर 4 300 की पावर 4, तो यहाँ 300 की पावर 4 कॉमन इसमें, तो 2 की पावर 4 -1 ये कैंसिल, अरे है कि नहीं। तो यहाँ कितना हो गया 81 - 1 और ये 16 - 1 ये कितना आ गया 16 80 से और 5 15 से, तो बोलो RF2 कितना आ गया, ये आ गया 3 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। आया ना, अरे आया कि नहीं। अब बेटा यहां मैं इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में इसलिए करवाता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। न्यूटन ने भी RF का फॉर्मूला दिया, पर जो न्यूटन ने RF का फॉर्मूला दिया वो इस क्वेश्चन में दिख रहा है। न्यूटन ने यह समझाया कि जो RF रेट ऑफ कूलिंग है वो एक कांस्टेंट रेट नहीं है, वो डिक्रीजिंग विद टाइम, RF टाइम के साथ डिक्रीज होता जाता है। जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर टाइम के साथ कम होगा RF रेट ऑफ कूलिंग भी कम होती जाती है, और इस क्वेश्चन में दिख रहा है। जब बॉडी का टेम्परेचर 900 केल्विन है तो बेटा देखो 300 केल्विन के सराउंडिंग में 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉल हो रहा है 1 मिनट में। 900 केल्विन 300 केल्विन के सराउंडिंग में 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉल रहा है 1 मिनट में। पर उसी बॉडी का टेम्परेचर जब 600 केल्विन हो गया तो सेम सराउंडिंग 300 केल्विन में अब रेट ऑफ कूलिंग 3 डिग्री सेल्सियस पर मिनट रह गई, मतलब एक मिनट में केवल 3 डिग्री टेम्परेचर फॉल हो रहा है। तो बेटा जब हाई टेम्परेचर होता है तो रेडिएशन जल्दी 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 एमिट होती है, और जल्दी जल्दी एमिट होता है तो टेम्परेचर जल्दी जल्दी फॉल होता है। 1 मिनट में 16 डिग्री टेम्परेचर फॉल हो रहा है, और बाद में उसी टेम्परेचर 600 केल्विन रह गया तो अब एमिशन कम कम हो गया। तो सेम टेम्परेचर फॉल करने में अब टाइम ओवरऑल सेम मिनट, सेम 1 मिनट में टेम्परेचर अब कम फॉल हो रहा है। तो रेट ऑफ कूलिंग डिक्रीज हो गए 16 से 3, रेट ऑफ कूलिंग डिक्रीज विद टाइम। ये चीज न्यूटन ने बताई, इसको नोट कर लिया। तो हेडिंग डालो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लिखो। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की डेफिनेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the rate of cooling, according to this law, the rate of cooling is directly proportional to, the rate of cooling is directly proportional to temperature difference, directly proportional to temperature difference between body and surrounding, temperature difference between body and surrounding। हाँ बेटा देखो, न्यूटन ने समझाया कि ये रेट ऑफ कूलिंग जो है RF, ये बॉडी और सराउंडिंग के टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बॉडी का टेम्परेचर थीटा, सराउंडिंग का थीटा नोट, तो RF थीटा माइनस थीटा नोट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सुनो, क्लास में पानी जो भैया लेके आया वो 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का है, और इस कमरे में मैं उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूं, कमरे का टेम्परेचर भी मान लेते 30 डिग्री सेल्सियस है, और ग्लास वाटर का टेम्परेचर
90 डिग्री सेल्सियस। ठंडा होने के लिए मैंने छोड़ दिया। बेटा एक बार बताओ, आप इन 90 है तो एक्सेस कितना होगा? 90 बॉडी ग्लास वाटर टेम्परेचर सराउंडिंग 30, एक्सेस कितना होगा? मतलब अभी आरएफ जो है इनिशियल में वो 60 के प्रोपोर्शनल होगा। आरएफ यानी रेट ऑफ कूलिंग 60 के प्रोपोर्शनल, बॉडी टेम्परेचर क्योंकि 90 और सराउंडिंग 30। थोड़ी देर बाद ग्लास वाटर का टेम्परेचर मान लो वो 80 रह गया, तो सेम सराउंडिंग का टेम्परेचर वेरी नहीं करेगा क्योंकि सराउंडिंग तो इनफाइनाइट है, वो तो ओवरऑल कांस्टेंट ही है। अब ग्लास वाटर का टेम्परेचर अब 80 रह गया, तो बोलो 80 - 30, अब बोलो आरएफ कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, एक्सेस टेम्परेचर, बॉडी सराउंडिंग का टेम्परेचर एक्सेस टेम्परेचर वो कम हो जाएगा, और एक्सेस टेम्परेचर कम होगा तो रेट ऑफ कूलिंग भी कम हो गई। उसी ग्लास वाटर का टेम्परेचर 70 रह गया, तो थोड़ी देर बाद 70 रह गया, तो आरएफ और कम हो गया। तो यही चीज न्यूटन ने समझाई कि जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर फॉल होगा, एक्सेस टेम्परेचर फॉल होगा, और एक्सेस टेम्परेचर फॉल होगा तो रेट ऑफ कूलिंग भी फॉल होती जाएगी, कम होती जाएगी। यानी रेट ऑफ कूलिंग कांस्टेंट रेट नहीं है। न्यूटन ने प्रोपोर्शनल साइन हटाया और एक कांस्टेंट लेके आया, उस कांस्टेंट को वो कांस्टेंट आया माइनस साइन के साथ में, के थीटा माइनस थीटा नॉट। बेटा यहां पर ये जो है माइनस साइन, के तो है कूलिंग कांस्टेंट, क्या ये कूलिंग कांस्टेंट, और के की वैल्यू होती है के इज इक्वल टू 4 ER सिग्मा ए थीटा नोट का क्यूब, और ये MSJ है ना, ये वैल्यू होती। मत याद रखो, मैं नहीं कहता याद करो इसको, पर यहां माइनस साइन क्यों आया? ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है? फॉल को। अपन याद करो टेम्परेचर ग्रेडियंट में भी माइनस लगाते थे ना, माइनस dt/dx, तो माइनस साइन क्या शो करता था? कि पर यूनिट लेंथ में टेम्परेचर फॉल हो रहा है। तो यहां माइनस साइन भी ये शो कर रहा है कि आरएफ फॉलिंग रेट है, टेम्परेचर फॉल होने की रेट है। या नीचे लिख लो, मैं लिखा देता हूं इसमें, हाँ जल्दी से लिखो जो भी लिखना है। लिखाऊं? 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 हम्म, कहाँ थीटा ही चल रहा है रे। मैं क्यों तो ऐसे लिखता हूँ, ऐसे नहीं लिखता, मैं ऐसे बनाता हूँ और फिर नीचे पूछ लगाता हूँ, और थीटा बनाता हूँ तो ऐसे करके बीच में पेट काटता हूँ। हाँ पेट काटते हैं तो थीटा हो जाता है, ठीक है ना। वो तो आप करते हो ऐसे, थीटा और क्यू एक जैसे कर देते हो, फिर बाद में मेरे पास लाते हो, सर ये क्या है, ये थीटा था कि क्यू था? वो dq/dt भी वही लिखते हैं और dθ/dt लिखते हैं, फिर कहते हैं सर RH/RF में क्या डिफरेंस है? हाँ कोई ना कोई एक आना तो आ ही जाता है मेरे पास। सर ये मैंने गलत लिखा है कि आपने गलत लिखा है? हाँ आ जाओ, लिखो नेगेटिव साइन इंडिकेट, negative sign indicate that rate of cooling decrease with time. Negative sign indicate that rate of cooling decrease with time. Negative sign indicate that rate of cooling decrease with time. लिख लिया बेटा? हाँ सुनो, अब देखो इधर ध्यान देना आप बेटा, ये देखो ये किसका लो? स्टीफन लो। और ये किसका लो? इन दोनों में कंपेयर करो, इसमें और इसमें कंपेयर करो। RF dθ/dt प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, या थीटा माइनस थीटा नॉट, या T⁴ माइनस T नॉट की पावर। बॉडी टेम्परेचर T की जगह मैंने उधर थीटा ले लिया, क्या फर्क पड़ता है? थीटा नॉट ले लिया T नॉट की जगह। पर स्पेशल बात, या पावर खा गया न्यूटन, पावर खा गया, अरे खा गया ना,
दरअसल बाइनोमियल थ्योरम से देखो न्यूटन का लॉ स्टीफन के लॉ से आया है, इसलिए मैं स्टीफन के बाद न्यूटन लॉ पढ़ा रहा हूं। यानी सबसे पहले स्टीफन लॉ है, फिर उससे न्यूटन लॉ आया। जो सीक्वेंस में पढ़ा ना उसी तरीके से लॉ आए हैं। पहले प्रियोस लॉ आया, फिर उसका किरचॉफ लॉ आया, फिर स्टीफन लॉ आया, फिर उसके बाद ये बातें आ गई। तो स्टीफन लॉ से न्यूटन लॉ आया है। तो न्यूटन लॉ इज डिराइव्ड बाय स्टीफन्स लॉ, है ना। अब इसने क्या किया, ये बाइनोमियल थ्योरम से 4 पावर आगे आ जाती है। डेरिवेशन बताऊं क्या? तो यहाँ 4 पावर ये है ना बेटा, ये 4 पावर आगे आ जाती है, यहाँ 4, और ये टी नॉट की पावर 4 भी कॉमन आता है। ये टी नॉट की पावर 4 भी एक बार यहाँ कॉमन आता है। फिर नीचे एक टी नॉट और आता है, तो उससे ये टी नॉट कैंसिल होके 3 हो जाता है, और ये बन जाता है क्या, ये बन जाता है के, और ये थीटा माइनस थीटा नॉट रह जाता है ना। माइनस तो न्यूटन ने अलग से लगाया, माइनस तो अलग से क्या लगाया, दिखाने के लिए कि आरएफ डिक्रीजिंग रेट है, वो तो अलग से लगाया है। अब बेटा यहां पर जो गौर से देखो, ये के, ये यहीं से न्यूटन के लॉ स्टीफन के लॉ से आया। दूसरी बात, यहां मैं टेम्परेचर टी में लिख रहा हूं, यहां थीटा में लिख रहा हूं, ये भी मतलब है, क्योंकि मैं अभी तक आपको बोलता रहा था जहां मैं कैपिटल टी में लिख दूं वहां टेम्परेचर मरते दम तक केल्विन लेना। अब अगर यहाँ टी लिख देता तो आप इसको केल्विन में लेते फिर। जबकि मैं यहाँ क्या शो करना चाहता हूं, या सेल्सियस में भी ले लो चलेगा, और हम सेल्सियस में ही लेगा चलेगा, क्या इसी में लेंगे। तो न्यूटन के सारे क्वेश्चन हम सेल्सियस में ही सोल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस है, और टेम्परेचर डिफरेंस सेल्सियस केल्विन में सेम होता है। पक्की बात। अब यहाँ गौर से सुनो बेटा, यहां पर कब न्यूटन का लॉ लगेगा, कब स्टीफन का? बेटा स्टीफन का लॉ तो सब जगह लगेगा, पर न्यूटन का लॉ एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए लगेगा। ये बाइनोमियल थ्योरम से 4 पावर आ गया ही होगी, तो आप पढ़ते हो ना 1 + x की पावर n को 1 + nx कब लिख सकते हैं, जब x वेरी वेरी लेस देन 1। तो यहां वही कंडीशन निकल के आती है उसमें, और उसके रेस्पेक्ट में यहां निकल के आता है डेल्टा थीटा, थीटा माइनस थीटा नॉट अपॉन थीटा नॉट इज वेरी वेरी लेस देन 1। मतलब बॉडी और सराउंडिंग का टेम्परेचर डिफरेंस सराउंडिंग से कम हो। तो उस चीज को मैंने यहां ऐसे बता दिया, कंडीशन ऑफ एनएलसी। किसी को डेरिवेशन पूछनी हो तो बाहर डिस्कस कर लेना मेरे से, है ना। बॉडी और सराउंडिंग का टेम्परेचर डिफरेंस 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना हो, है ना। बॉडी सराउंडिंग का टेम्परेचर डिफरेंस, यहां पर सराउंडिंग टेम्परेचर, लेबोरेटरी में टेम्परेचर कितना मानते हैं, ह्यूमन बॉडी के नजदीक 35 मांगते हैं, तो 35 से कम हो। अरे है कि नहीं, ये 35, तो ये कंडीशन आती है उसमें, ये लेस देन 35, यानी बॉडी और सराउंडिंग का टेम्परेचर 35 से ज्यादा ना हो, तो क्या लगाएंगे, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। अरे है ना। पर मेरे बेटा सुनो, ध्यान से सुनना बात को। नॉर्मली क्या होता है कि यहां जो होता है ना टेम्परेचर, वैसे ही ऑब्वियसली देखो, या वैसे तो देखो 900 - 300 कितना है, 600, 35 से ज्यादा है, तो हमने स्टीफन लगाया। तो बेटा एक बार बताऊं, अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको एक एग्जांपल डिस्कस किया था ग्लास वाटर का, 90 ग्लास वाटर सराउंडिंग 30, एक्सेस कितना 35 से ज्यादा है, ये तो फिर क्या लगना चाहिए, लगाओ स्टीफन, स्टीफन लगाओ। यहां पर टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस, केल्विन बदलो 363 की पावर 4, और सराउंडिंग 30, केल्विन में 303 की पावर 4 ही करते रह जाएंगे। कैसे सोल्व होगा, 363 की पावर 4 4 बार मल्टीप्लाई करो, फिर 303 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, फिर वैल्यू रखो, फिर डिफरेंस, नहीं होने वाला सोल्व। तो बेटा ऑब्वियस बात है कि जब भी स्टीफन का क्वेश्चन आएगा ना, तो ऐसे वैल्यू आएगी, और उसमें फटाक से ऐसे कॉमन आ जाएगा, और फटाक फटाक से कैंसिल हो जाएगा, है ना। परंतु जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, तो उनमें वैसे ही ऑब्वियस बात है, ऐसे डाटा होंगे जिसको केल्विन बदलने के बाद अजीब सी वैल्यू आएगी, जिसको पावर 4 करना मुश्किल होगा। तो समझ जाना ये न्यूटन लॉ से। वैसे तो 99% क्वेश्चन में खुद ही वो लिख देता है, अगर 35 से ज्यादा होता है ना तो खुद ही लिख देता है यूज न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। तो डेफिनेट बात है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग यूज करना ही है। अरे है ना। तो वो ऑब्वियस बात है, आप ये चीज पहचान जाओगे कि केल्विन में कॉमन आराम से आ रहा है, तो स्टीफन लग जाएगा, और उसमें नहीं आएगा, और कॉमन आएगा नहीं इतना, तो फिर उसके रेस्पेक्ट में पावर 4 ही करना पड़ेगा, तो वैसे ही होगा। तो बेटा न्यूटन लॉ किससे आया, स्टीफन लॉ से। अब ध्यान से सुनो, और बात करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। यहां पर मैं ग्लास वाटर की बात कर रहा था, मैं उसी को एग्जांपल में वापस से लेता हूं, ध्यान दो।
ग्लास वाटर टेम्परेचर एग्जांपल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ग्लास वाटर को मैं ठंडा कर रहा हूं बेटा, टाइम लगा 5 मिनट, है ना। इसी ग्लास वाटर को 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करूं, कितना टाइम लगेगा? 5 से ज्यादा, 5 से कम कि 5 से लगेगा? मान लो 10 ग्राम, ज्यादा कि कम की वही ज्यादा। अब क्यों लगेगा सुनो सुनो, मान लो ग्लास वाटर 10 ग्राम वाटर है, वाटर की स्पेसिफिक 1 है और टेम्परेचर फोल करें हम 10, कितनी हीट निकाल रहे हैं? एमएस डेल्टा थीटा, मास 1 स्पेसिफिक 1 टेम्परेचर ड्रॉप 10, कितना? मास 10 ग्राम, 10 ग्राम वाटर लेते हैं, 10 ग्राम वाटर, मास 10 ग्राम, स्पेसिफिक 1 और टेम्परेचर फोल 10, कितना? 100 कैलोरी हीट निकाल रहे हैं। और हर बार मैं कितनी निकाल रहा हूं? आगे मान लो 70 से 60 भी कर रहा हूं तो हर बार कितना टेम्परेचर फॉल कर रहा हूं? 10, तो हर बार कितनी हीट निकाल रहा हूं? 100 कैलोरी, है ना। अब एक बार बताओ, यहां बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा तो यहां एमएससी पावर ज्यादा होगी, नहीं होगी? एमएससी पावर आप सब जानते हो, ई एमएससी पावर, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, होती कि नहीं होती? बेटा यहां टेम्परेचर ज्यादा तो यहां एमएससी पावर ज्यादा। मान लो यहां एमएससी पावर है 20 कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर मिनट, यानी एक मिनट में 20 कैलोरी हीट निकलती है। टोटल कितनी निकालनी है? 100 कैलोरी। एक मिनट में 20 कैलोरी, तो 100 किलो कितने मिनट में निकलेगी? ये 5 मिनट आ गया। अब एमएससी पावर यहां कम हो गई, यहां 20 कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर मिनट थी, अब यहां मान लो 14 कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर मिनट हो गई। अब यानी एक मिनट में 14 कैलोरी हीट निकलती है। एमएससी पावर अब कम, पहले ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा निकल रही थी और अब कम निकल रही। अब 14 कैलोरी निकलती, पर निकाली तो पूरी 100 ही है ना। अब 14 कैलोरी निकलती है एक मिनट में, तो 100 किलो कितने मिनट में निकलेगी? 100/14, लगभग 7 मिनट। टाइम ज्यादा लगेगा, होगा कि नहीं होगा? और अब यहां पर टेम्परेचर और कम, तो यहां एमएससी पावर क्या हो गई? और कम। मान लो यहां 10 कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर मिनट निकल रही है, यानी एक मिनट में 10 कैलोरी निकाली, कितनी है? 100, और एक मिनट में 10 कैलोरी निकलती है, तो 100 कैलोरी कितने मिनट में निकलेगी? तो 10 मिनट। बोलो यहां टाइम और ज्यादा, अरे है ना। तो बताओ क्या समझ आया कि E1 या एमएससी पावर ज्यादा, E2 एमएससी पावर कम और E3 एमएससी पावर कम होगी। जैसे जैसे एमएससी पावर कम हो रही है, रेट ऑफ एमिशन कम हो रहा है, तो टाइम बढ़ रहा है। T1 ज्यादा, T2 उससे कम, और T2 उससे ज्यादा, और T3 सबसे ज्यादा। टाइम बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? और मेरे बेटा टाइम RF के इनवर्स होता है कि नहीं होता है? टाइम RF के इनवर्स मतलब यहां RF1 रेट ऑफ कूलिंग, और यहां RF2 और यह RF3। तो मैं ये एक तरह से RF आपको स्टीफन से प्रूव कर रहा हूं, जो उसने निकाला वो यहां प्रूव कर रहा हूं स्टीफन से। तो बेटा RF ओवरऑल बताओ, यहां टाइम कम तो RF, यहां टाइम ज्यादा तो RF, और यहां टाइम और ज्यादा तो RF। तो बोलो RF1 सबसे ज्यादा होगा, RF2 उससे कम, और RF3 सबसे कम। तो देखो रेट ऑफ कूलिंग डिक्रीज विद टाइम। अरे है कि नहीं? तो ये मैंने न्यूटन नहीं स्टीफन से प्रूव किया, तो भी वही बात आ रही है। तो ये चीज ध्यान रखना। दूसरी बात, एक एग्जांपल लेता हूं, क्वेश्चन नहीं एग्जांपल, ध्यान देना। मैं और मेरा दोस्त, हाँ, मैं और मेरा दोस्त सतपाल दोनों चाय पीने होटल ताज गए। हाँ, होटल ताज में चाय पीने गए, हमारे सामने ब्लैक टी रखी गई, काली चाय ब्लैक टी, है ना, और ब्लैक टी साथ दूध भी था रे, चिंता मत करो। तो भाई गरम गरम चाय, 100 डिग्री सेल्सियस का बॉइल्ड काला पानी, 100 डिग्री सेल्सियस ब्लैक टी रखी गई। बेटा मैंने दोनों के कप में आधा आधा कप ब्लैक टी डाल दी, ठीक है। और ब्लैक टी डालने के बाद फिर भैया मैंने तो उसमें ठंडा दूध मिला लिया, दूध ठंडा था, हाँ, तो मैंने आधा कप ब्लैक टी उसमें ठंडा दूध मिला लिया, ठीक है। और फिर हम बैठ के बातें करते रहे, इधर उधर नजारे देखते रहे, है ना।
अरे होटल ताज में गए तो नजारे तो देखेंगे ना, है ना, कितना सुंदर है वो होटल। तो बेटा 10 मिनट तक हम बातें करते रहे, और 10 मिनट बाद सतपाल ने देखा, उसने भी ठंडा दूध मिला लिया चाय में, और 10 मिनट बाद हम दोनों ने चाय का सिप लिया। बोलो किसको चाय ज्यादा गर्म लगेगी? हाँ, ऐसे मत सोचना सर, सतपाल को तो हम जानते ही नहीं, इसरो में बैठा हुआ है अभी वो। हाँ, बहुत इंटेलिजेंट है। हाँ, इसरो में है। हाँ, अब बोलो किसको चाय ज्यादा गर्म लगेगी? हाँ देखो, इसरो के तेज सतपाल कहा गया है। अरे अपने दिमाग से सोच समझ के दो रे। किसको चाय ज्यादा गर्म लगेगी? मुझको कि सतपाल को? ये देखो सोच ही नहीं रहे कुछ। मुझको चाय ज्यादा गर्म लगी कौन बोलता है? सतपाल को चाय ज्यादा गर्म लगी कौन बोलता है? बाकी कुछ बोलेंगे नहीं, कहेंगे पिला के दिखाओ है। हाँ आ जाओ। तो बेटा यहां इंपॉर्टेंट बात, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने देखा कि ठंडा दूध है, इसलिए मैंने क्या किया, उसी वक्त उसमें ठंडा दूध मिला लिया। ठंडा दूध मिलाने से मेरी चाय का टेम्परेचर एट द मोमेंट 80 डिग्री सेल्सियस हो गया, है कि नहीं? और उसकी चाय का टेम्परेचर अभी भी 100 है। हाई टेम्परेचर पर रेट ऑफ एमिशन ज्यादा होता है, और लो टेम्परेचर पर रेट ऑफ एमिशन कम होता है। तो बेटा 100 डिग्री सेल्सियस काले पानी से रेट ऑफ एमिशन ज्यादा ज्यादा, यानी 1 मिनट में ज्यादा ज्यादा एनर्जी, तो 10 मिनट में यह एनर्जी ज्यादा निकलेगी। यहां रेट ऑफ एमिशन कम होगा, टेम्परेचर कम, एमएससी पावर कम, या एमिशन कम कम होगा। तो बेटा अगर यहां पर टेम्परेचर 10 डिग्री गिरेगा, तो बेटा यहां तो 15 गिरेगा, क्योंकि रेट ऑफ एमिशन क्या ज्यादा, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर रेट ऑफ एमिशन ज्यादा होगा। और फिर उसने ठंडा दूध और मिला लिया, और ठंडा दूध और मिला लिया तो रेट ऑफ एमिशन और होगा, और एमिशन और होगा, तो अब टेम्परेचर 65 डिग्री सेल्सियस होगा। तो बोलो किसको चाय ज्यादा गर्म लगी? तो यहां पर ये कंडीशन, अरे है ना, फर्क पड़ता है, फिजिक्स पढ़ाता हूं मैं। चलें, 10 मिनट दूध गर्म नहीं होगा, या दूध गर्म करने थोड़ी बैठे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो बेटा ये चीज ध्यान रखना। चलो एक क्वेश्चन और पुटअप करता हूं, ध्यान से सुनो। रोज सुबह मेरा सर्वेंट मेरे लिए नहाने का पानी गर्म करता है ना? अब ये लॉजिक पे मत जाना कि सर सर्वेंट पाल रखा है और पानी अंगीठी पे गर्म करवाते हो। हाँ, गीजर भी नहीं है, तो नहीं है, नहीं है, शौक की बात है भैया, चूल्हे पे पानी गर्म हो वही अच्छा लगता है। हाँ, तो भैया रोज सुबह सर्वेंट मेरे लिए नहाने का पानी गर्म करता है। एक दिन उसने आधा बाल्टी पानी गर्म पानी डाल दिया, सर्दियों का मौसम था, आधा बाल्टी पानी गर्म डाल दिया, और आधा ठंडा पानी का मिलाने से पहले आवाज लगाई, साहब ठंडा पानी अभी मिला दूं कि 10 मिनट बाद आप अखबार पढ़ के आएंगे तब मिला लोगे? बोलो क्या कहूं, अभी मिला दे कि 10 मिनट में ही मिला लूंगा, तू तो आ जा बाहर? तो बेटा आंसर है अभी मिला दे, वो ज्यादा सही है। क्योंकि बेटा अभी अगर उसने ठंडा पानी मिला दिया तो एट द प्रेजेंट टाइम ही वाटर का टेम्परेचर 50 हो जाएगा, 100 से 50, और 50 से रेट ऑफ एमिशन कम होगा, और रेट ऑफ एमिशन से मान लो फिर भी गिरा तो 50 से 40 गिरेगा। 40 वाला पानी 37 बॉडी को गर्म ही लगेगा, है कि नहीं? पर अगर बोलता नहीं तू तो बाहर आ जा, मैं मिला लूंगा, और फिर 10 मिनट बाद जाता, तो बेटा 10 मिनट में 100 वाटर भी वो छोड़ के आता, तो 100 से रेट ऑफ एमिशन ज्यादा ज्यादा होता, और ज्यादा ज्यादा उनसे पता चलता 100 से वो 80 रह गया, और 80 वाले पानी में मैं आगे जाके ठंडा पानी और मिला देता तो 50 और गिर जाता, तो 30 ही रह जाता। और 30 वाला डिग्री से पानी 50 डिग्री से 37 की बॉडी को ठंडा लगता, होगा कि नहीं होगा? तो ओवरऑल कंक्लूजन वही, हाई टेम्परेचर से रेट ऑफ एमिशन ज्यादा, और लो टेम्परेचर रेट ऑफ एमिशन कम होता है, वही कंडीशन। नोट कर ले इसको। हाँ, नीचे नोट डालेंगे, फिर इसमें लिखना हो तो लिख लो, तुम्हारी इच्छा है। हाँ, कोई कहे मैं लिखूंगा, कोई नहीं लिखूंगा, जब मर्जी पड़े जो करो, आजाद हो तुम। लिखते लिखते भी ज्ञान तो देने की आते ही है, कुछ ना कुछ।
चले मेरे बेटा, सुबह रोटी खाता है, शाम को रोटी खाता है। सुबह क्या करते हैं? अब इसरो में तो कुछ करता ही होगा ना। जब भी तो काला हूं, है ना। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाओ, नोट डालो, अब नोट डालो। लिखो, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। हाँ लिख लेना, लिखा है, साथ में लिखते भी चलो। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग इज डिराइव्ड बाय स्टीफन्स लॉ। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग इज डिराइव्ड बाय स्टीफन्स लॉ। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग इज डिराइव्ड बाय स्टीफन्स लॉ। लिख लिया? सेकंड पॉइंट लिखें, Newton's law of cooling is used to calculate, sorry, Newton's law of cooling is valid for small temperature difference. Newton's law of cooling is valid for small temperature difference. Small temperature difference मतलब theta minus theta naught not greater than 35 degrees Celsius. Stephen law is valid for, but Stephen law is valid for all temperature difference. But Stephen law is valid for all temperature difference. Third point very important. लिखो, Newton's law of cooling is used to, Newton's law of cooling is used to calculate the specific heat. Newton's cooling is used to calculate the specific heat of liquid only. It's used to calculate the specific heat of liquid only. Liquid only is used to calculate the specific of liquid only. लिख लिया बेटा? अरे लिख लिया? अब बेटा लिक्विड की स्पेसिफिक कैलकुलेट करने के लिए क्यों यूज करते हैं, सुनो ध्यान से बेटा। दरअसल क्या है कि लिक्विड में ओनली कन्वेक्शन का रोल होगा। दीवारों को तो हम लकड़ी के बॉक्स में रख देंगे तो हीट कहां से निकलेगी, ऊपर से केवल। तो ओवरऑल क्या होगा, उसमें केवल अंदर से हीट सरफेस पर कन्वेक्शन से आएगी और फिर रेडिएशन से एमिट होगी। तो वहां आपके 9th क्लास में एक्सपेरिमेंट था, एक लिक्विड नॉन और एक अननोन। नॉन लिक्विड के रेस्पेक्ट में अननोन लिक्विड की स्पेसिफिक कैलकुलेट करवाई जाती थी। तो वहां पर पहले 5 रीडिंग इसकी लोगे नॉन की, फिर अननोन की लोगे, उसका एवरेज निकाल के फिर फॉर्मूले में रखोगे, तो नॉन लिक्विड की कंपेरिजन में अननोन लिक्विड की स्पेसिफिक निकल के आ जाती है। ठीक है, पर यहाँ क्या है, लिक्विड की क्यों निकालते हैं, क्योंकि लिक्विड में मेनली रोल होता है कन्वेक्शन का। दीवारों को तो हम लकड़ी के बॉक्स में रख देंगे तो दीवारों से हीट नहीं निकलेगी, फिर हीट केवल सरफेस से निकलेगी, तो कन्वेक्शन का ही रोल होगा प्योरली। पर सॉलिड में मेन रोल होगा कंडक्शन का, और कंडक्शन में एरर आती है। लिक्विड की सॉलिड की स्पेसिफिक कंपेरिजन निकालें तो सॉलिड में हीट किससे निकलेगी, कन्वेक्शन से, और कन्वेक्शन एक स्लो प्रोसेस है, एरर आती है, इसलिए एरर की वजह से हम सॉलिड की स्पेसिफिक नहीं निकाल पाते, एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकल पाती। गैसेस के लिए सर, गैसेस को भी तो किसी न किसी कंटेनर में रखना ही पड़ेगा ना, और कंटेनर में रखोगे तो कंटेनर का रोल होगा, यानी फिर सॉलिड का रोल, फिर कंडक्शन, एरर। ओवरऑल यहां पर सॉलिड और गैसेस की स्पेसिफिक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से कंपेयर करके नहीं निकाली जाती, केवल किसकी निकालते हैं, लिक्विड को। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आ जाए क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में भी है, जो स्टेटमेंट पे पहले आया हुआ है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यूज्ड टू कैलकुलेट द स्पेसिफिक ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस, ओनली लिक्विड। अरे है ना, ये चीज ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ो। अब अपन बात करते हैं ग्राफिकल। बेटा ये फॉर्मूले को स्टार लगा लेना,
ये आपका फॉर्मूला नंबर कौन सा है? 10। अरे है ना, ये 10 नंबर फॉर्मूला। और इससे सारी बातें थ्योरेटिकल हो रही है, न्यूमेरिकल नहीं, थ्योरेटिकल। तो अगर न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो इसी पर बेस्ड होगा, है ना। न्यूमेरिकल भी है इसका, वो अगला फॉर्मूला होगा। न्यूटन में 2 फॉर्मूले। चले हेडिंग डालेंगे, ग्राफ बिटवीन थीटा वर्सेस टाइम के बीच में, थीटा वर्सेस टाइम के बीच में। तो ग्राफ बिटवीन थीटा वर्सेस टाइम, हाँ बेटा, थीटा वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ क्या होगा? तो आ जाओ बेटा, डी थीटा बाई डी टी माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट। गौर से देखो, थीटा के आगे डी है, टी के आगे डी है। डिफरेंशिएशन के डी को हटाना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। थीटा थीटा टर्म एक तरफ ले आओ और डी टी टर्म एक तरफ ले जाओ। बेटा इंटीग्रेट कर दो, डिफरेंशिएशन को हटाना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। 1/x का इंटीग्रेशन, 1/x का इंटीग्रेशन log बेस ई, तो log बेस ई थीटा माइनस थीटा नॉट। अरे है ना, और ये हो गया माइनस के 1 का इंटीग्रेशन टी। होगा कि नहीं होगा? पक्का। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में प्लस सी आता है, तो इधर प्लस सी इधर प्लस सी, सी सी ऐसे नहीं होता है कैंसिल। दोनों साइड सी सेम है ऐसा जरूरी नहीं है। इधर C1 है, इधर C2 है, C2 इधर आएगा तो C1 माइनस C2 मिला के एक सी, एक साइड ही लगाओ दोनों साइड का, पर लगाओ जरूर। अब आ जाओ, log बेस 10 100 की वैल्यू क्या होती है? 2। और उसको हम कैसे लिख सकते हैं नॉर्मली? 10 की पावर 2 इजिकल टू, ऐसे लिखते हैं ना, 10 की पावर 2 इजिकल टू 100, है ना। तो बेटा इसको भी तो लिखो, तो e की पावर माइनस के टी प्लस सी इजिकल टू, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। इस माइनस का थीटा नोट इधर ले आओ, तो थीटा इजिकल टू ई की पावर माइनस के टी प्लस सी प्लस थीटा नोट। एक्सपोनेंशियल डी के ग्राफ, यहां गौर से देखो, ये है y और ये e की पावर माइनस एक्स और ये कांस्टेंट b। कैसा ग्राफ होगा? एक्सपोनेंशियल डी के ग्राफ। अरे है कि नहीं? तो एक्सपोनेंशियल डी के ग्राफ कैसा होगा? देखो एक्सपोनेंशियल डी के ग्राफ ये ऐसे, हाँ ये देखो एक्सपोनेंशियल डी के ये ऐसे, थीटा वर्सेस टी टाइम के बीच में ग्राफ, और थीटा वर्सेस टी टाइम के बीच में ग्राफ। लगातार बॉडी का टेम्परेचर फॉल हो रहा है, फॉल हो रहा है, फॉल हो रहा है, और लास्ट में ये सराउंडिंग टेम्परेचर के इक्वल हो गया। अरे है कि नहीं? ग्लास में पानी ठंडा होने के लिए छोड़ दो, पानी लास्ट में कहां तक ठंडा होगा? तो सराउंडिंग टेम्परेचर के इक्वल हो गया। ये ग्राफ कैसा? एक्सपोनेंशियल डी के ग्राफ। अरे है ना, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e की पावर माइनस एक्स। बेटा अभी मैंने एक एग्जांपल दिया ना, 90 से 80, 5 मिनट, 80 से 77, इसमें दिखना चाहिए वो इसकी बात है। तो ये देखो, मान लो यहाँ 90 डिग्री सेल्सियस है, तो बेटा 90 से 80 ये रहा, यहां तक 80, तो 90 से 80, 80 से 70 यहां होगा 70, और 70 से 60 ये यहां मान लो 60। बेटा 90 से 80 डीके में टाइम कम लगेगा, ये देखो, यानी ये यहां से यहां तक डीके में ये टाइम कम लगेगा, ये देखो। ये बेटा टाइम T1 इज अ 5 मिनट। अरे है ना, 80 से 70 डीके में टाइम T1 से ज्यादा होना चाहिए, ये देखो। है ना,
तो ये देखो यहां पे, बताओ क्या ये T2 T1 से बड़ा है क्या? और 80 से 70 से 60 डीके में टाइम और ज्यादा। सारे के सारे पागल मत हो जाना तुम, है क्या? तो बोलो T1 कम, T2 ज्यादा, और T3 और ज्यादा होगा। अब बेटा ये कर्व एक्सपोनेंशियल है ना, इससे एक और बात सामने है, इसका स्लोप किसको बता रहा है? स्लोप, स्लोप बोले तो dy/dx, यानी d θ/dt। ये क्या है? RF, रेट ऑफ कूलिंग। बेटा इस कर्व का स्लोप ही RF को बता रहा है। और ऊपर से नीचे देखो, यहां पर स्लोप ज्यादा स्टीपर, 75 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल, 15 डिग्री एंगल और 0 डिग्री एंगल। ऊपर से जैसे जैसे आ रहा है स्लोप, और स्लोप कम हो रहा है तो RF कम हो रहा है। और यही तो बता रहा हूं मैं, न्यूटन ने यही तो समझाया कि ये रेट ऑफ कूलिंग कांस्टेंट रेट नहीं है, ये कूलिंग रेट डिक्रीजिंग रेट है। तो स्लोप डिक्रीज, इट्स मीन रेट ऑफ कूलिंग डिक्रीज। दरअसल आपको बताऊं, यहां गौर से देखो, अभी तक हम इस बात को जानते ही नहीं थे। कहां पर? हमने पहले भी पढ़ा, ये देखो ये डायग्राम बताया था कि ये ऐसे ऐसे ऐसे, थीटा वर्सेस टेम्परेचर वर्सेस, याद है ना, टेम्परेचर वर्सेस टाइम में ग्राफ, ये वेपर कूलिंग में ग्राफ था। वहां भी मैंने क्या माना था? रेट ऑफ कूलिंग कांस्टेंट मानी थी। ये लाइन स्ट्रेट लाइन ले ली थी, पर वास्तव में आज क्या पढ़ा अपन ने? ये लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, ये ऐसे। तो सही ग्राफ ये है, इसका सही ग्राफ ये है ना, रेट ऑफ कूलिंग ऐसे। तो ये फेस कूलिंग और ये फेस कन्वर्जन कंडेंसेशन, याद है ना, और फिर फेस कूलिंग ऑफ वाटर, ऐसे ग्राफ होना चाहिए था। और वो आपने ग्राफ बनाया था ना ये वाला, ये ऐसे 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 ऐसे, ये ग्राफ भी एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग होना चाहिए था, ऐसे। ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग, ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग, ऐसे ग्राफ होना चाहिए था। पर बेटा यही बात है, फिजिक्स में एक चीज कंसिडर करते तो दूसरी को नेग्लेक्ट करते। तो हमने ये चीज को नेग्लेक्ट किया वहां पे, और उसके रेस्पेक्ट में ग्राफ बनाए थे, और आज वो बात कंसिडर की है ना। चलो इस पे क्वेश्चन। क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, आपको बताना है किसका RF स्पेसिफिक हीट ज्यादा है। S1 ज्यादा है S2 से, कि S2 ज्यादा है S1 से? जल्दी से।
चले बेटा, ए बेटा, हाँ, S1 ज्यादा S2 से कि S2 ज्यादा S1 से? हैं? S2 ज्यादा S1 से। कैसे? एट इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट बेटा, इंटरसेक्शन पॉइंट पर स्लोप बोले तो डी थीटा बाई डी टी इज आर एफ। अरे है कि नहीं बेटा? स्लोप किसका ज्यादा इंटरसेक्शन पॉइंट पर? लिक्विड फर्स्ट का स्लोप सबसे ज्यादा, और लिक्विड टू का स्लोप, स्लोप स्टीपनेस देखनी है, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं। स्लोप लिक्विड फर्स्ट का ज्यादा और लिक्विड टू का स्लोप कम, तो बेटा RF1 ज्यादा होगा RF2 से। होगा कि नहीं होगा? और RF जो होता है ना स्पेसिफिक के इनवर्स, अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स फॉर्मूला, याद करो, RF डी थीटा बाई डी ER सिग्मा ए MSJ T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4, यही होता है RF स्पेसिफिक के इनवर्स। होता है ना न्यूटन वहां स्टीफन्स लो, RF का फॉर्मूला। तो बेटा RF जिसका ज्यादा उसकी स्पेसिफिक हीट कम, तो S2 ज्यादा होगा S1 से। और एक और बात याद करो, वहां मैंने कैलोरीमेट्री जब पढ़ाया था तो वहां भी मैंने बताया था सॉलिड का स्लोप ज्यादा तो उसकी स्पेसिफिक कम, लिक्विड का स्लोप उससे कम, वेपर का स्लोप सबसे कम, बताए थे ना वहां पे। वहां भी तो मैंने लिखवाया था स्लोप स्पेसिफिक के इनवर्स, स्लोप स्पेसिफिक के इनवर्स, तो वहां भी होता था, यहां भी वही चीज है, उसी की तो ग्राफ है। ये मिटा दूं, ये बना ले सबने। हाँ बेटा चले अब तो। हेडिंग डालो रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर। अभी तक मैंने केवल इस फॉर्मूले को बताया आपको और इससे सारी थ्योरेटिकल बातें कर ली, और अब मैं सेकंड फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, उस पर बेस एक ही तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो फॉर्मूला आप याद रखोगे, उसमें बेस क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करें क्योंकि लास्ट ईयर इस पे क्वेश्चन आया है। हाँ चले बेटा, हेडिंग डाले रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर। θ1 टेम्परेचर फॉल टू θ2 इन टाइम t, θ1 टेम्परेचर फॉल टू θ2 इन टाइम t, है कि नहीं बेटा? अब बोलो डी थीटा की जगह क्या लिख दो बेटा? फाइनल माइनस इनिशियल, dt की जगह t माइनस के सराउंडिंग टेम्परेचर θ0। बॉडी का टेम्परेचर क्या लिखूं? बॉडी का तो वेरी कर रहा है, मान लो 90 से 80 ठंडा हो रहा है, तो बेटा 90 पर रेट एवरेज क्यों लेते हैं? चलो ये सुनो, 90 पर एमिशन ज्यादा ज्यादा, 89 पे थोड़ा कम, 88 पे और कम, 87 पे और कम, 86 पे और कम, 84 पे और कम, 83 पे और कम, 82 पे। एवरेज एमिशन कहां हो रहा होगा? मिड वाले टेम्परेचर, इसलिए हम एवरेज लेते हैं। रेडिएशन करेक्शन, हाई टेम्परेचर एमिशन ज्यादा ज्यादा और लो टेम्परेचर एमिशन कम, तो एवरेज टेम्परेचर पे, मिड वाले टेम्परेचर पे एवरेज एमिशन माना जाता है। तो यहां पर इसलिए ये एवरेज टेम्परेचर ड्यू टू द रेडिएशन करेक्शन ले लिया जाता है ना? अब बेटा यहां पर θ1 बड़ा है θ2 से, θ2 तो लो टेम्परेचर है ना, तो इसमें माइनस कॉमन लो है ना ये, और ये माइनस के θ1 प्लस θ2 बाई 2 माइनस θ0 है ना, तो ये माइनस माइनस, तो ये फॉर्मूला न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का सेकंड फॉर्मूला, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसपे न्यूमेरिकल आते हैं, ये है ये फॉर्मूला। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला नंबर 11 जिसमें न्यूमेरिकल आते हैं। चलें इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
अरे बातें मत करो रे दोनों। सुबह आ जाओ, और क्या है, 3 बजे आ जाओ। रात को 2 बजे आएगा। हाँ क्या, आंसर बोलो जल्दी से। चले बेटा, है मेरे बेटा। कितना आया? रखना तो क्या देख रहा है? एक दो, एक दोनों ने। अरे अच्छा, सराउंड नहीं रखा। फिर निकाल कैसे रहा है तुम? हाँ अरे राम। बोनस 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 क्वेश्चन। हाँ अब हो जाएगा। मैं ही सोचूंगा क्यों नहीं हो रहा है। हाँ हाँ बेटा, हो गया। चले। हाँ 21 किस किस का आंसर आ रहा है? ये बिल्कुल सही बेटा। यहाँ पर फॉर्मूला θ1 - θ2, ये डिफरेंस है। और के, ये बेटा ये θ1 + θ2, ये मिड, और ये भी डिफरेंस है। तो बेटा यहाँ θ1 θ2 में एक तो ये देखा करो डिफरेंस, और ये मिड। अब आ जाओ देखो इसमें, 60 और 50 का डिफरेंस कितना? 10/6 के। मिड, इन दोनों का मिड कितना है? 55। 55 माइनस सराउंडिंग 20, कितना आ गया? तो ये हो गया 3/5। 35 से, और 7 नीचे आएगा तो k = 1/21। अब आ जाओ इससे सोल्व करो इसको। डिफरेंस अपॉन T2 के, मिड, मिड कितना हो जाएगा? 40 माइनस, बेटा ये 20 इस 20 से गया, तो बोलो T2 = कितना आ गया? 21 मिनट आ जाएगा। एक क्वेश्चन घर से करके लाना, क्योंकि मैं 16 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा अभी। हाँ, 75 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस होने में 5 मिनट लगते हैं। 65 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस होने में 8 मिनट लगते हैं। तो 55 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस होने में कितना टाइम लगेगा? सराउंडिंग टेम्परेचर भी बताना है इसमें।
हाँ बेटा, हेडिंग डाले सोलर कांस्टेंट। लिख लिया इधर का, बिठा दूं, बिठा दूं? हाँ बेटा, सोलर कांस्टेंट की डेफिनेशन लिखेंगे, डायग्राम बाद में बना लेना। बिठा दो ये। हाँ आ जाओ, डेफिनेशन लिखे सोलर कांस्टेंट की। डिनोट करते हैं सोलर कांस्टेंट को एस से। लिखो द अमाउंट ऑफ रिसीव्ड रेडिएशन, द अमाउंट ऑफ रिसीव्ड रेडिएशन per unit area, the amount of received radiation per unit area per unit time on the earth from the sun, is called as solar constant. The amount of received radiation per unit area per unit time on the earth from the sun is called as solar constant. देखो बेटा, सन से रेडिएशन अर्थ पर आ रही है, सभी इधर ध्यान से सुनना समझना। सन से रेडिएशन अर्थ पर आ रही है, अर्थ के यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में जितना अमाउंट रिसीव्ड होगा वो रिसीव्ड अमाउंट सोलर कांस्टेंट कहलाता है। एमएससी पावर का जस्ट उल्टा। एमएससी पावर क्या थी? यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में एमिशन। एमएससी पावर यहां उल्टा है, यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में रिसीव्ड अमाउंट इज अ सोलर कांस्टेंट। अब एक बात बताओ बेटा, सन की रेडियस कैपिटल आर, तो सन का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, स्फेरिकल है वो। सन के चारों तरफ अर्थ एक ऑर्बिट में चक्कर लगा रही है, वो ऑर्बिट इलिप्टिकल होता है, पर हम इलिप्टिकल नहीं मान रहे। क्या मान रहे? सर्कुलर भी नहीं मान रहे। हम उसको सन के ऑर्बिट को, सन के चारों तरफ जो अर्थ का ऑर्बिट है उसको स्फेयर मान रहे हैं। ऑर्बिट स्फेयर, इमेजिनेशन, ऑर्बिट स्फेयर मान रहे हैं। और ऑर्बिट स्फेयर की रेडियस है डी, मतलब एक तरह से सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस है डी। और डी जो यहाँ है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। अब बेटा एक बात ध्यान सुनो, एवरेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसमें मेजर माइनर इलिप्टिकल है, तो मेजर रेडियस होगी माइनर रेडियस होगी, पर हम उसको क्या मान के चल रहे हैं? एवरेज ले रहे हैं। तो सन और अर्थ के बीच की एवरेज डिस्टेंस डी है, यानी एक तरह से ऑर्बिट स्फीयर की रेडियस डी है। तो ऑर्बिट स्फीयर का सरफेस एरिया, अब बेटा यहां पर ये छोटा स्फीयर और उसको चारों तरफ से कवर कर रखा है ऑर्बिट स्फीयर। इमेजिनेशन करते हैं, मान लो इस कमरे में बीचों बीच एक 10,000 वाट का बल्ब जल रहा है, वो तो हो गया सन। और ये कमरे की दीवारें ऑर्बिट स्फीयर है, ये कमरे की दीवारें क्यूब या क्यूबॉइड मत माना, इस कमरे की दीवारों को कैसे माने? स्फीयर, ऑर्बिट स्फीयर माने। तो रूम की वॉल ऑर्बिट स्फीयर और बीच में 10,000 वाट का बल्ब, ये सन। अब बेटा 10,000 वाट का बल्ब जो रेडिएशन एमिट करेगा वो दीवारों पे जाके रिसीव होगी। एक तरह से मैं बोलूं, और एक तरह से बल्ब या बोलूं सन का पूरा 4 पाई आर स्क्वायर एरिया से जो एनर्जी एमिट होगी वो दीवारों के 4 पाई डी स्क्वायर पे जाके रिसीव्ड होगी। अरे होगी कि नहीं होगी? तो सन के पूरे 4 पाई आर स्क्वायर एरिया से टोटल एमिशन ऑर्बिट स्फीयर के पूरे 4 पाई डी स्क्वायर एरिया पर रिसीव्ड अमाउंट के इक्वल होगी कि नहीं होगी? बस यही चीज मैं इक्वल करूंगा और आपका सोलर कांस्टेंट आ जाएगा। लिखेंगे यहां पर, इसको डायग्राम को बाद में यहां ऐसे लिखेंगे, ऐसे, और बीच में इज इक्वल टू लगाएंगे। लिखो इधर 3 लाइन में आएगा यहां। हाँ लिखो, टोटल अमाउंट ऑफ एमिटेड रेडिएशन, टोटल अमाउंट ऑफ एमिटेड रेडिएशन बाय 4 पाई आर स्क्वायर एरिया, total amount of emitted radiation by 4 pi r square area in unit time, 4 pi r capital R लिखना, by 4 pi r square area in unit time from the sun, in unit time from the sun। लिख लिया? इधर लिखो टोटल अमाउंट ऑफ रिसीव्ड रेडिएशन
total amount of received radiation by 4 pi d square area by 4 pi d square area d small 4 pi d square area in unit time on the orbit sphere लिख लिया। अब सुनो बेटा, सन एक आइडल बैक बॉडी है, अरे है कि नहीं, और आइडल बैक बॉडी के यूनिट एरिया से यूनिट टाइम एमिशन क्या कहलाता है, एमबीसी पावर। अरे सन एक आइडल बैक बॉडी और आइडल बैक बॉडी के यूनिट एरिया से यूनिट टाइम एमिशन एमबीसी पावर ई। अब बताओ एक बात ध्यान सुना, सन के यूनिट एरिया से यूनिट टाइम एमिशन ई, सन के यूनिट एरिया से यूनिट टाइम एमिशन ई, तो बेटा पूरे 4 पाई आर स्क्वायर ऐसे एमिशन कितना होगा, ई इंटू, क्योंकि सन के यूनिट एरिया से यूनिट टाइम एमिशन ई है, तो पूरे 4 पाई आर स्क्वायर एरिया से एमिशन ई इंटू 4 पाई स्क्वायर। तो आपने जो इधर लिखा उसका आंसर ये रहा, क्या लिखा है देखो पढ़ो, टोटल अमाउंट ऑफ एमिटेड रेडिएशन बाय 4 पाई आर स्क्वायर एरिया इन टाइम फ्रॉम द सन। अरे है कि नहीं। अब ध्यान से सुनो, सन से रेडिएशन अर्थ पे आ रही है ना, अर्थ के यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में रिसीव्ड अमाउंट एस, अर्थ के यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम रिसीव्ड अमाउंट एस। बेटा अर्थ पर बोलूं या ऑर्बिट स्फीयर पे बोलूं, एक ही बात है ना, क्योंकि अर्थ कहां है, ऑर्बिट स्फीयर पे, तो मैं बोलूं ऑर्बिट स्फीयर के यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में रिसीव्ड अमाउंट, ऑर्बिट स्फीयर के यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम रिसीव्ड अमाउंट एस। तो बेटा यूनिट एरिया पर रिसीव्ड अमाउंट एस है, तो पूरे 4 पाई डी स्क्वायर पर रिसीव्ड अमाउंट क्या होगा, एस इंटू, तो आपने जो लिखा उसका आंसर ये रहा, ऑर्बिट स्फीयर के यूनिट एरिया पर रिसीव्ड अमाउंट एस, तो पूरे 4 पाई डी स्क्वायर रिसीव्ड अमाउंट एस इंटू 4 पाई डी स्क्वायर। और सन ने जो एमिट किया वो ऑर्बिट स्फीयर की दीवारों पर जाके ये तो रिसीव हुआ, तो सन के पूरे 4 पाई आर स्क्वायर एरिया से एमिशन ऑर्बिट स्फीयर के पूरे 4 पाई डी स्क्वायर रिसीव्ड अमाउंट के इक्वल होगा। तो सन के यूनिट एरिया से एमिशन ई, तो पूरे 4 पाई स्क्वायर से एमिशन ई इंटू 4 पाई स्क्वायर, ऑर्बिट स्फीयर के यूनिट एरिया पर रिसीव्ड अमाउंट एस, तो पूरे 4 पाई डी स्क्वायर पर रिसीव्ड अमाउंट एस इंटू 4 पाई डी स्क्वायर। आ गया आंसर, नीचे लाओ, एस इज इक्वल टू कितना आ गया, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर। बेटा 4 पाई कैंसिल, तो बोलो क्या आ गया, एस इज इक्वल टू ई इंटू आर स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। और यहां पर बेटा, यहां पर अगर मैं स्टीफन लॉ से वैल्यू रखूं तो ई इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4 आर स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ये सोलर कांस्टेंट का फॉर्मूला आया, फॉर्मूला नंबर 12। अरे है ना ये 12। अब सुनो, यहां पर ये क्वेश्चन जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया ना, जब से कम से कम 4 बार क्वेश्चन आ चुका है इसका, और क्वेश्चन में ज्यादातर आर और डी अलग अलग तरीके से देता है। बोलेगा सन की रेडियस एक्स है, सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस वाई है, तो ये फॉर्मूला पूछता है, अमाउंट ऑफ रिसीव्ड अमाउंट ऑन द अर्थ पर यूनिट एरिया पर टाइम, तो क्या होगा सिग्मा टी की पावर 4 और ये एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। अब वो एक्स क्या देता है, वाई क्या देता है, वो आपको देखना है। आप ऐसे ही याद रखो, आपको कंफ्यूजन होता है, यहां तो दिख रहा है, वहां कंफ्यूजन होता है, और उसको ऊपर था नीचे था, और नीचे तो ऊपर था, तो आप ऐसे याद रखो, आपके सर के ऊपर सन है और अर्थ नीचे है, इसलिए ऊपर के डाटा सन के और नीचे के डाटा अर्थ के, ऊपर के डाटा सन के, नीचे के डाटा अर्थ के। टेम्परेचर सन ऊपर, रेडियस ऑफ सन ऊपर, और अर्थ की डिस्टेंस भूलोगे नहीं। अरे है ना, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है, क्योंकि बेटा अलग अलग प्लेनेट के लिए सन का टेम्परेचर कांस्टेंट, एक बात ध्यान दो, सन की जगह स्टार भी दे सकता है, सन भी एक स्टार है, और रेडियस ये भी फिक्स है। क्या अलग अलग का होगा अलग अलग प्लेनेट के लिए, तो अलग अलग प्लेनेट के लिए डिस्टेंस अलग अलग होगी। तो बेटा यहां पर प्लेनेट की एस को अर्थ की एस से कंपेयर करेगा, बस अर्थ की सोलर कांस्टेंट से कंपेयर करेगा, तो बेटा डीई अपॉन डीपी का स्क्वायर, ज्यादा ये न्यूमेरिकल बनता है और कुछ भी नहीं। अलग अलग प्लेनेट का सोलर कांस्टेंट अलग अलग होता है। अर्थ का सोलर कांस्टेंट आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, अर्थ का सोलर कांस्टेंट होता है 1.94, इसको राउंड फिगर में 2, पहले वो ऐसा यूनिट वाला पहले बताऊंगा, 1340, जिसको राउंड फिगर में 1400 वॉट पर मीटर स्क्वायर ले लिया जाता है ना। और एक और है उल्टी पुल्टी यूनिट में, हाँ 1.94, जिसको राउंड फिगर में 2 कैलोरी
पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ये ले लिया जाता है ना बेटा। ये डाटा पूछ लेता है, स्टेटमेंट में पूछा है, ठीक है, इसलिए मैंने बताया। बेटा एक बात रखना, एस ई और आई ये सब भाई भाई है, ये सब टी की पावर 4 के प्रोपोर्शनल और डी स्क्वायर के इनवर्स होते हैं, ठीक है ना। एस ई और आई इंटेंसिटी, ई एमिसिव पावर, एस सोलर कांस्टेंट, ये सब टी की पावर 4 के प्रोपोर्शनल और डी स्क्वायर के इनवर्स होते हैं। ये चीज दिमाग में होनी चाहिए। और ये सोलर कांस्टेंट का फॉर्मूला ध्यान रखिए, न्यूमेरिकल ज्यादा एस पे आ जाएगा, 4 में से 3 देगा, एक पूछेगा। लिख ले रे यार, प्लेनेट प्लेनेट, हाँ हाँ हाँ, फॉर्मूला पूछा है, फॉर्मूला कल देखते हैं स्पेक्ट्रम, और फिर मैं थर्मल एक्सपेंशन शुरू कर दूंगा कल। लास्ट में नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा वो, ये नहीं कि 2 घंटे के ले लें तो सो जाए। तो सोलर वो स्पेक्ट्रम पे डिपेंड करता है, स्पेक्ट्रम में 1 घंटा लग गया तो फिर उधर सोलर वो एक्सपेंशन तो लेगा 1.25 घंटा, ठीक है ना। ठीक बेटा, हो जाए, देख लेते हैं जो भी है, ठीक है, कोई बात। उससे क्या हो रहा है रे, तुम आओगे नहीं क्या परसों? हैं नहीं, परसों आओगे नहीं क्या? ठीक बेटा, थैंक यू ऑनलाइन पे भी।